ओके चलिए ठीक है। तो हमारा आज स्टार्ट होने वाला था ये पार्लियामेंट वगैरह, ये तो खत्म हो गया था basically, काफी अच्छे थे। ये पोजीशन ऑफ राज्यसभा से स्टार्ट होने वाला था, तो ये चैप्टर आपको मैं बता देता हूँ। लक्ष्मीकांत अगर कोई कर रहा है साथ में कर सकते हैं। चैप्टर नंबर कहाँ है ये? चैप्टर नंबर है आपका, ये चैप्टर नंबर, चैप्टर ही खो गया है, एक सेकंड को है। स्टेट रिलेशन, प्राइम मिनिस्टर कर लिया, पार्लियामेंट कर लिया। अच्छा हाँ ठीक है, पार्लियामेंट्री कमेटी। अच्छा ठीक है हाँ। ये पार्ट 3 का ये इधर ये जितनी भी पार्लियामेंट वाला सेक्शन है ना, चैप्टर नंबर 22 का 22.29 पेज नंबर है ना। तो ये वहाँ के 2-3 टॉपिक रह गए थे कल के, तो पार्लियामेंट भी खत्म हो जाएगा ये। जो चैप्टर नंबर 22 है ना पार्लियामेंट, अगर कोई फॉलो कर रहा है निशान साथ में रिवीजन के लिए, तो ही और शी कैन फॉलो इट। ठीक। तो अगर आप देखते हैं पार्लियामेंट पोजीशन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा की क्या पोजीशन मींस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राज्यसभा एंड लोकसभा, क्या डिफरेंस है, क्या दोनों इक्वल हैं, क्या दोनों अनइक्वल हैं पावर में। तो देख लेते हैं भाई क्या है क्या नहीं है। ठीक। अगर इक्वलिटी की बात करें आप, यानी कि किन किन केसेस में राज्यसभा लोकसभा के बराबर क्या करती है, बिहेव करती है, या दोनों का इक्वल स्टेटस देखने को मिलता है। ऑर्डिनरी बिल पे आप लोगों को का दोनों सदनों का आपको क्या देखने को मिलेगा, एक बराबर का इक्वल दर्जा देखने को मिलेगा, दोनों की इंपॉर्टेंस बराबर है। फर्स्ट केस। जो सेकंड केस बता रहा हूँ वो मैं यूपीएससी 2020 में स्टेटमेंट पूछा जा चुका है, ध्यान रखना। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे दोनों की पावर सेम रहेगी। ओके। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे दोनों की पावर सेम रहेगी, 2020 यूपीएससी स्टेटमेंट। एक फाइनेंशियल बिल टाइप 2 पे दोनों की पावर सेम रहेगी, कल मैंने ये बताया भी था फाइनेंशियल बिल टाइप 1 टाइप 2 क्या होता है। जो इम्पीचमेंट होता है प्रेसिडेंट का, ठीक, उस पर भी पावर सेम रहेगी। इलेक्शन और इम्पीचमेंट जो होता है प्रेसिडेंट का, उस पर भी पावर दोनों सदनों की सेम रहेगी। इलेक्शन और जो रिमूवल होता है वाइस प्रेसिडेंट का, उसमें भी पावर सेम रहेगी। लेकिन राज्यसभा ही इनिशिएट करती है बेसिकली, अगर इनके रिमूवल की बात आ जाए तो वाइस प्रेसिडेंट का क्या मतलब रिमूवल से रिलेटेड जो प्रोसेस होता है। ठीक। अप्रूवल जो होता है ऑर्डिनेंस इशू करा गया प्रेसिडेंट के द्वारा, उस पे भी इनकी पावर सेम रहेगी लोकसभा राज्यसभा की। इमरजेंसीज की जो अप्रूवल होता है उन पे भी इनकी पावर सेम रहेगी। तो यानी कि कुल मिला के एक बार रिपीट कर देता हूँ, ऑर्डिनरी बिल पे पावर सेम रहेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे पावर सेम रहेगी, फाइनेंशियल बिल टाइप 2 पे पावर सेम रहेगी, इम्पीचमेंट और इलेक्शन से रिलेटेड प्रेसिडेंट की पावर सेम रहेगी, इलेक्शन और रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट पे पावर सेम रहेगी, ऑर्डिनेंस पास करना, अप्रूवल करना, मतलब जो ऑर्डिनेंस इशू कर दिया गया प्रेसिडेंट के द्वारा उस पर पावर सेम रहेगी, अप्रूवल फॉर इमरजेंसीज, ठीक, इस पे पावर सेम रहेगी। अब किस केस में लोकसभा की पावर ज्यादा रहती है एज कम्पेयर टू राज्यसभा। मनी बिल इंट्रोड्यूस होता है आपके सिर्फ लोकसभा में, राज्यसभा को इसको अमेंड करने की भी पावर नहीं है, ना रिजेक्ट करने की। अल्टीमेटली वो इन सब चीजों को क्या मान लेंगे, अगर राज्यसभा ने बिल पास नहीं करा तो बेसिकली क्या होता है, तो उसको पास मान लिया जाता है विद इन 14 डेज। ठीक। तो जो आपकी राज्यसभा की पावर है वो कम है एज कम्पेयर टू लोकसभा मनी बिल के अंदर। ओके। सेकंड, ये 2015 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, मैं आपको साथ साथ बता दे रहा हूँ, आप फैक्ट भी जाके चेक कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर निकाल के, अगर आपको चेक करना है। यूपीएससी 2015 का स्टेटमेंट है ये। ओके। सेकंड, फाइनेंशियल बिल टाइप 1 इंट्रोड्यूस होता है सिर्फ आपके लोकसभा में, ये हमने कल भी देखा था। ठीक। तो इस केस में राज्य लोकसभा की पावर ज्यादा रहती है। स्पीकर प्रिसाइड करता है ज्वाइंट सिटिंग के ऊपर। ठीक। इसको ध्यान रखिएगा। राज्यसभा केवल डिस्कस कर सकती है बजट को, लेकिन उस पर वोट नहीं कर सकते डिमांड फॉर ग्रांट्स पे, मतलब वो जो पैसा लोकेट कर देते हैं उस पर सिर्फ वो डिस्कशन वगैरह कर सकती है, लेकिन वोट नहीं कर सकती है। यूपीएससी 2015 का स्टेटमेंट है ये, ध्यान रखिएगा इसको। आगे,
रिजोल्यूशन जो पास करा जाता है नेशनल इमरजेंसी के डिसकंटिन्यूएशन से रिलेटेड, वो सिर्फ लोकसभा से पास होता है, ना कि राज्यसभा से। इस केस में भी आपकी लोकसभा की पावर ज्यादा है, राज्यसभा की कम है। नॉन कॉन्फिडेंस मोशन जो गवर्नमेंट के खिलाफ पास होता है, वो इनिशिएट होता है आपकी लोकसभा में, ना कि राज्यसभा में। यूपीएससी 2020 का स्टेटमेंट है, ध्यान रखना। जो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन होता है रिमूवल के लिए गवर्नमेंट की, वो सिर्फ इनिशिएट होता है आपकी लोकसभा में, नॉट इन राज्यसभा। ध्यान रखना इस चीज को, यूपीएससी 2020 का स्टेटमेंट ये पूछा जा चुका है। ओके, तो इन केसेस में आपकी पावर लोकसभा की ज्यादा है एज कम्पेयर टू राज्यसभा। देख लो, एकदम आपको एक क्रिस्प वे में चीजें पता चल जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब इसमें मतलब थोड़ा कंफ्यूजन वगैरह हो गया, मतलब एक कंपैरेटिव स्टडीज, इसलिए तो मैं बोलता हूँ कंपैरेटिव स्टडीज इज मोर बेनिफिशियल। ठीक, उससे क्या होता है कि चीजें एकदम क्लियर होती चली जाती हैं। हाँ चलो भाई, ये है इसके अंदर, ऐसे ऐसे चीजें होती हैं। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं और कि और क्या है क्या नहीं। किस केस में राज्यसभा की पावर ज्यादा होती है लोकसभा से? किस केस के अंदर राज्यसभा की पावर ज्यादा होती है लोकसभा से? एक केस है आपका, सबसे पहली बात तो आर्टिकल 312 को पता ही होगा कि ऑल इंडिया सर्विसेज से रिलेटेड जो पावर है। ठीक, अच्छा ये बताइए, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे यार, ये ईयरफोन लगा रखे और पता चल रहा है। हेलो, आवाज आवाज आ रही है ना मेरी? क्योंकि ये फोन का माइक्रोफोन यूज कर रहा था और ईयरफोन मैंने लगा रखी थी। चलिए, ठीक ठीक ठीक, बहुत सही बहुत सही, धन्यवाद आप लोगों को बताने के लिए। जिस केस में राज्यसभा की पावर ज्यादा होती है, सबसे फर्स्ट बात, आर्टिकल 312 ऑल इंडिया सर्विसेज के क्रिएशन से रिलेटेड। सेंटर हो चाहे स्टेट हो, दोनों के लिए ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करने के लिए सबसे ज्यादा पावर राज्यसभा के पास है। राज्यसभा ही ऑथोराइज करती है पार्लियामेंट को क्रिएट करने के लिए ऑल इंडिया सर्विसेज अंडर आर्टिकल 312, ध्यान रखना है इसको। ओके, सेकंड पावर क्या होती है, जो कि जिस टाइम पे हम पीछे डिस्कस कर रहे थे अभी, लिस्ट से रिलेटेड चीज, कि स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। अगर स्टेट लिस्ट पे आपकी सरकार कानून बनाना चाहती है तो मतलब स्टेट लिस्ट पे अगर यूनियन गवर्नमेंट आपके कानून बनाना चाहती है तो आर्टिकल 249 है, जो कि राज्यसभा आपकी ऑथोराइज करती है पार्लियामेंट को कि वो स्टेट लिस्ट पे सब्जेक्ट, वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे कोई भी कानून बना सकती है। जस्ट लाइक फार्मर लॉ, एग्रीकल्चर इज ए स्टेट सब्जेक्ट, बट आपकी गवर्नमेंट ने भी उस पे क्या बनाया था, लॉ बनाए थे, 3 लॉ, 3 कृषि कानून। ओके, तो राज्यसभा आर्टिकल 249 के अंदर आपको क्या करती है, क्या करती है, 249 के अंदर ऑथोराइज करती है पार्लियामेंट को लॉ बनाने के लिए। ये 248 नहीं है मैम, 249 है। ठीक, तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको चीजें समझ आई होंगी, और ये जो राज्यसभा वाली पोजीशन वाला टॉपिक था, ये भी फिनिश होता है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस देख लेते हैं। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मींस कि जो स्पेशल राइट कुछ या कुछ इम्यूनिटी आपको आर्टिकल्स के थ्रू मिली हुई है, आपके किसको, आपके एमपीज, एमएलए, या जितने भी लोग हैं। मतलब एक तो इंडिविजुअल प्रिविलेज होता है कि एक जैसे मैं हूं, मेरे को इंडिविजुअल राइट मिला हुआ है, आई हैव आर्टिकल 21, आई हैव आर्टिकल 19। एक कलेक्टिव राइट होता है ना, कलेक्टिव इन द सेंस कि काफी अच्छे से, मतलब लोगों के जो उन सबको नहीं होगा वो मेरे को भी नहीं होगा, है ना, मतलब सबको मिला हुआ है वो तो। तो इसी तरीके से जो प्रिविलेजेस हैं वो भी देख लेते हैं कि कुछ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो कि आपके एमपी जो मेंबर्स वगैरह होते हैं उनको मिली हुई होती हैं। ओके, तो देखते हैं। आर्टिकल 105 के अंदर आपके प्रिविलेजेस मेंशन्ड है। ठीक, आर्टिकल 105 के अंदर आप ये मेंबर से रिलेटेड प्रिविलेजेस मेंशन्ड है। एक आप देखते हैं कलेक्टिव प्रिविलेज, एक आप देखते हैं इंडिविजुअल प्रिविलेज। ठीक, कलेक्टिव प्रिविलेजेस पहले देख लेते हैं, फिर इंडिविजुअल प्रिविलेजेस देख लेंगे, तो कंपैरेटिव स्टडी हो जाएगी तो ज्यादा सही रहेगा, है ना, एक साथ। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। अगर आप कलेक्टिव प्रिविलेजेस की बात करें तो क्या होता है, उनको राइट होता है, जो मेंबर्स वगैरह होते हैं, कि वो किसी भी रिपोर्ट को पब्लिश कर सकते हैं, किसी भी चीज पे डिबेट कर सकते हैं। ठीक,
और इनको राइट होता है कि प्रोहिबिट कर सकते हैं किसी को भी इन ये जो रिपोर्ट उन्होंने प्रस्तुत करी है उनको पब्लिश करने से। ठीक, सीक्रेसी भी होती है ना, कुछ कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो कि मीडिया में नहीं आते हैं और वो डिबेट डिस्कशन उनका होता है काफी अच्छा, है कि नहीं, होता है कि नहीं होता है। तो ये मेंबर, ये कलेक्टिव प्रिविलेज है इन सबको कि कोई भी मेंबर किसी भी रिपोर्ट को पब्लिश कर सकता है, डिबेट कर सकता है, प्रोसीडिंग कर सकता है। और इनको इतना भी अधिकार है कि ये सामने वाले व्यक्ति को प्रोहिबिट कर सकते हैं इस रिपोर्ट को पब्लिश करने से। ओके, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये किसी भी स्ट्रेंजर को जो होते हैं ना बाहर मतलब, आप भी अगर चाहें तो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है क्या नहीं। बट वो अलग बात है, आपको पास लेने में इतना टाइम लग जाता है। ऑनलाइन कभी अप्लाई करिएगा तो आप मतलब ले सकते हैं पार्टिसिपेट, ऐसा कुछ नहीं है ना। आप पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में एक पार्टिसिपेंट हो सकते हैं। लेकिन ये स्ट्रेंज, इनके पास इतनी भी पावर होती है कि एक्सक्लूड कर सकते हैं स्ट्रेंजर्स को इफ देयर इज सम सीक्रेट थिंग्स गोइंग ऑन। ठीक, तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं, प्रोसीडिंग्स में उसको पार्टिसिपेट नहीं करवा सकते हैं। ये रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं बिजनेस से रिलेटेड, इन द सेंस जो कि आपके उसमें चल रहे हैं लोकसभा वगैरह में काफी अच्छे से। ये पनिश करते हैं मेंबर्स को जो आपके आउटसाइडर वगैरह हो, मतलब इफ अगर मैं बताऊं, ये अगर कोई ब्रीच करता हुआ पाया गया, मान लीजिए कि वो प्रोसीडिंग में कोई व्यक्ति गया है और वो प्रिविलेजेस मतलब इन द सेंस सीक्रेसी का आपका ब्रीच कर रहा है, तो ये उसको पनिश भी कर सकते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। कोर्ट को कोई भी पावर नहीं होती है कि जो भी प्रोसीडिंग चल रही है हाउस के अंदर वो उन पे इंक्वायरी कर सके। तो इसको ध्यान रख लेना, कोर्ट आर प्रोहिबिटेड टू इंक्वायर इनटू द प्रोसीडिंग्स ऑफ अ हाउस और इट्स कमेटी। जो भी हाउस के अंदर प्रोसीडिंग चल रही है, जो भी कमेटी के अंदर प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, कोर्ट को कोई भी अधिकार नहीं है कि वो उन पे काफी अच्छे से उनका इंक्वायरी कर सके। ठीक, ओके, चलिए ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे थोड़ा सा मैं इंडिविजुअल प्रिविलेजेस के बारे में बता देता हूँ। ओके, इंडिविजुअल प्रिविलेजेस की अगर बात करी जाए तो इनको अरेस्ट नहीं करा जा सकता है सेशन के दौरान। ठीक, किसी भी मेंबर को सेशन के दौरान अरेस्ट नहीं करा जा सकता, इसको ध्यान रखिएगा। 40 दिन सेशन के स्टार्ट होने से पहले और 40 दिन सेशन के स्टार्ट होने के बाद तक इनको अरेस्ट नहीं करा जा सकता। ये जो चीज है ये सिर्फ अवेलेबल है सिविल केसेस में। लेकिन क्रिमिनल केस अगर आप किसी को भाई मार के आ गए हो, कुछ करके आ गए हो, क्रिमिनल केसेस में ये अवेलेबल नहीं है इम्यूनिटी। दिस इम्यूनिटी इज अवेलेबल ओनली इन सिविल केस, नॉट इन क्रिमिनल केस। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। इनको फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है काफी अच्छे से पार्लियामेंट में बोलने की। और अब आप बोलेंगे यार ये तो हमको है आर्टिकल 19, तो इसमें इनको क्या खास बात है। इनको खास बात ये है कि अगर इन्होंने कोई भी स्पीच पार्लियामेंट के अंदर दी है तो ये जवाबदेही नहीं होते हैं किसी भी कोर्ट को। ओके, जो इन्होंने स्पीच दी है पार्लियामेंट के अंदर वो जवाबदेही नहीं है कोर्ट को। ठीक, या जो भी इन्होंने किसी भी पार्टी को वोट दिया है, ठीक, मान लीजिए कोई भी बिल है, बिल के ऊपर इन्होंने वोटिंग दी है, तो कोई भी कोर्ट इनसे ये नहीं पूछेगा कि आपने इसमें यस क्यों बोला या नो क्यों बोला। ठीक, तो कोर्ट कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। जिस टाइम पे आपका पार्लियामेंट्री सेशन चल रहा हो, मैं ये फिर सिविल केस की बात बता रहा हूँ आपको, तो इनको उस टाइम पे कोई भी एविडेंस वगैरह देने की या कोई कोर्ट इनसे कोर्ट के मतलब इनका कोई केस पेंडिंग है कोर्ट में और इनसे जूरी जो है वो मांगता है एविडेंस वगैरह या विटनेसेस वगैरह, एज अ विटनेस के तौर पे इनको बुलाता है ये सब, तो ये नहीं मतलब ये मना कर सकते हैं क्योंकि उस टाइम पे प्रोसीडिंग चल रही है पार्लियामेंट की, तो ये अपीयर नहीं हो सकते, मना कर सकते हैं अपीयर होने से। ओके, ये सिविल केसेस वगैरह की बातें हैं। तो नाउ द चैप्टर नंबर 22 इज फिनिश। बस हल्का सा लास्ट का चैप्टर हो रह गया है,
हल्का सा लास्ट का कुछ नहीं है, ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज एंड कंटेम्प्ट ऑफ हाउस। आपको पता है कंटेम्प्ट ऑफ हाउस के चार्जेस लग जाते हैं इफ यू आर ब्रीचिंग द पॉलिसीज एंड रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा या राज्यसभा की। आप अगर रूल्स को ब्रीच कर रहे हैं, जस्ट लाइक सुप्रीम कोर्ट का हनन करते हैं, ब्रीच करने के बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्जेस लग जाते हैं, तो सेम आप कंटेम्प्ट ऑफ हाउस करते हैं तो बेसिकली आपको भी पनिश करा जाएगा हाउस के द्वारा। ठीक, या तो उसको मतलब इन द सेंस पनिशेबल होगा, चाहे किसी भी वे में इन द सेंस। ओके, तो वो पनिशमेंट आपकी डिसाइडेड होती है क्या है क्या नहीं। मीन्स बेसिकली जो आपको जो प्रिविलेजेस मिली हुई है आप उनका ब्रीच ना करिए। अगर ब्रीच करेंगे तो ऑब्वियसली बात है आपको सजा तो मिलनी ही है, चाहे कोई भी हो। ओके, चलिए ठीक है। चैप्टर नंबर 23, पार्लियामेंट्री कमेटी अकॉर्डिंग टू लक्ष्मीकांत, इसको देख लेते हैं। चैप्टर नंबर, लेकिन एक काम करते हैं, मेरी अगर आप लोग बात मानेंगे तो मैं आपको एक चीज बता दूं। हमने अभी पार्लियामेंट करा है तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा जब हम स्टेट लेजिस्लेचर करें। पार्लियामेंट्री कमेटी तो करेंगे, मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं करेंगे, बट कंपैरेटिव स्टडी इसलिए ज्यादा सही होती है क्योंकि अभी आप पीछे पार्लियामेंट देख के आए हैं तो आपके दिमाग में अभी चीजें हैं, तो रिवाइज करने में स्टेट लेजिस्लेचर को मिनट सेकंड लगेगी। क्यों? क्योंकि सेम चीज वही रिपीट होंगी स्टेट में भी। ठीक, तो बोलिए मैं स्टेट, क्योंकि कंपैरेटिव स्टडी ही ज्यादा बेनिफिशियल होती है एज कम्पेयर टू कि आप एक एक चैप्टर छोड़ के फिर बाद में, मतलब आप पूरा सुप्रीम कोर्ट पढ़ने के बाद फिर स्टेट गवर्नमेंट पढ़ेंगे तो फिर आप एक कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे दोनों के बीच में। ओके, बताइए स्टेट लेजिस्लेचर कर दूं, क्योंकि भाई कंपैरिजन इज मोर बेनिफिशियल देन एनीथिंग। कुछ नहीं, थोड़ा सा आपको बस स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट काउंसिल के बारे में बता के फिर वापस इसी पे आ जाऊंगा। मतलब स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट लेजिस्लेचर्स के बारे में बताने के बाद बैक टू द पॉइंट फिर दोबारा पार्लियामेंट्री कमेटी पाएंगे। क्यों? क्योंकि कंपेरिज, मैं आपको बार बार सिंपल वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि कंपेरिटिव स्टडीज अगर आप जितनी करेंगे उतना बेनिफिशियल है, चीजें लॉन्ग टर्म ध्यान रहती हैं ऐसे। ओके, तो पार्ट 6 आर्टिकल 168 से टू 212 के बीच में आपको स्टेट लेजिस्लेचर देखने को मिलता है, तो उसको कर लेते हैं, फिर बैक टू द पॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी पे आ जाएंगे। ओके, तो अगर आपको देखने को मिलता हो तो 6 स्टेट हैं जिनके अंदर बाइक कैमरलिज्म लेजिस्लेचर देखने को मिलता है। मीन्स क्या कि आपको काउंसिल काउंसिल भी देखने को मिलता है और असेंबली भी, है ना। वो काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ऐसा आपको मिलता है ना। तो ये क्रिएट भी होती रहती है, मतलब जैसे कि आंध्र प्रदेश में ये काउंसिल क्रिएट भी होती रहती है, खत्म भी होती रहती है। सभी स्टेट के साथ ऐसे ही हो जाता है, खासकर महाराष्ट्र में भी ऐसे ही होता रहता है, कर्नाटक में भी। लेकिन आपको परमानेंट देखने को मिल जाती है, आपके उत्तर प्रदेश में मिल जाती है परमानेंट, बिहार में देखने को मिल जाती है ये काउंसिल। मतलब एक आर्टिकल 169 का यूज करा जाता है। ठीक, आर्टिकल 169 का यूज करा जाता है आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट करने के लिए, एबोलिशन करने के लिए। ठीक, ध्यान रखना, स्टेट वो जो आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उसको क्रिएट करने के लिए और उसको एबोलिश करने के लिए आर्टिकल 169 का यूज करते हैं। ओके, तो ये क्रिएट कैसे होती है? आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एक रिजोल्यूशन पास करती है। ठीक, इस रिजोल्यूशन को स्टेट असेंबली के द्वारा स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू पास हो जाना चाहिए, तो तब आपकी क्या होती है, आपकी स्टेट काउंसिल आपकी फॉर्म होती है। ठीक, यानी कि स्पेशल मेजोरिटी से ये पास होता है। काफी अच्छे से उसको ध्यान रखिएगा, अभी डिटेल में और चीजें देखेंगे, लेकिन मैंने आपको एक सिंपल ओवरव्यू दिया कि इसके अंदर क्या क्या चीजें देखेंगे। ठीक, तो आपको यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन काफी बड़ी रहती है तो एक सदन से कहाँ चीजें संभलेंगी, है ना। अब आप बोलो गोवा में बनाने की स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल तो कोई तुक थोड़ी है कि नहीं। वहां पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ही काम कर देगी अच्छे से, तो आपको काउंसिल बनाने की क्या जरूरत है। चलिए ठीक है, कंपैरिजन करते हैं असेंबली और काउंसिल में। ठीक,
कंपैरिजन किसमें, असेंबली और काउंसिल में, दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डायरेक्टली आपको पता है पीपल डायरेक्टली इलेक्ट होके आते हैं, सेम जैसे हम पीछे देख के आ रहे थे लोकसभा। बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यार कभी आप मेरे को ये मीनिंग बताएंगे या चलो मैं कभी बताऊंगा आपको, ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का क्या मतलब है यार? मतलब सिंपल राइट टू वोट होना चाहिए, तो ये क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज? एनीवन अगर किसी को पता है तो मैं इसके पीछे की मैं कहानी बताऊंगा, अभी तो नहीं बताऊंगा, लेकिन एक बार हाँ या ना लिखना। आपको पता है इसका क्या मीनिंग है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का क्या मीनिंग है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज? हर बार पढ़ते हैं पार्टिकल 326 राइट टू वोट, लेकिन उसमें लिखा रहता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। क्या मतलब है इसका? पता है तो यस टाइप करिएगा, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसके पीछे की एक स्टोरी बता दूंगा आपको ये क्या मतलब है इसका। इसका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब ये है राइट टू वोट ही, लेकिन तो इसका ऐसा लिखा क्यों गया है? हर एक चीज के पीछे लॉजिक होता है, विदाउट एनी लॉजिक कोई चीज नहीं लिखी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में, ध्यान रखना। विदाउट एनी लॉजिक देयर इज नथिंग मेंशन इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए कोई नहीं, मैं इसको लास्ट में बताता हूँ इसका क्या मतलब है क्या नहीं है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब। अच्छा ठीक है, और आपको पता है काउंसिल के अंदर आपके इनडायरेक्टली मेंबर इलेक्ट इलेक्ट होके आते हैं, ठीक। और आपकी असेंबली के अंदर मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है, फिक्स है कितनी, 500। मिनिमम स्ट्रेंथ आपको कितनी देखने को मिलती है, 60। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनके अंदर 60 से भी कम मेंबर हैं, वो कौन से स्टेट है, नाम लिखेगा, ये आपका स्टैटिक क्वेश्चन है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की मैक्सिमम स्ट्रेंथ 500 मेंबर्स की होती है और मिनिमम स्ट्रेंथ 60 मेंबर की होती है, लेकिन ऐसे कौन से स्टेट है जिनके अंदर मिनिमम क्राइटेरिया भी मीट नहीं होता है? कौन से स्टेट है, नेम दैट स्टेट। ये स्टैटिक क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों के लिए, प्लीज बताइएगा। सिक्किम, गोवा एग्जैक्टली, और अरुणाचल प्रदेश एग्जैक्टली, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा। कितने कितने मेंबर्स हैं इन स्टेट के अंदर में? अगर ये 60 का क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहे हैं तो इनका कितना फिक्स है, कितने हैं? 30 एग्जैक्टली, बहुत सही, क्या बात, बहुत सही बहुत सही, ठीक। काउंसिल के अंदर आपको पता है कितने होती है मैक्सिमम स्ट्रेंथ, 1/3 टोटल स्ट्रेंथ असेंबली की, और मिनिमम स्ट्रेंथ इसकी कितनी होती है, 40। यूपीएससी 2015 का स्टेटमेंट है, ध्यान रखना। असेंबली के एक तिहाई मेंबर इसके मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है और 40 इसकी मिनिमम स्ट्रेंथ है, इसकी काउंसिल की, ध्यान रखिएगा। ओके, तो चलिए आगे देख लेते हैं। गवर्नर रिक्रूट करता है एक मेंबर असेंबली के अंदर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। अच्छा एक चीज बताइए, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को क्या पार्लियामेंट से ही हटाया गया है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से भी उनका नॉमिनेशन हटा दिया गया है? और उसके साथ आप टाइप करिएगा कौन सा अमेंडमेंट था जिसके थ्रू ये करा गया है, बताइए बताइए। जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को हटाया गया है, किस अमेंडमेंट के थ्रू हटाया गया है? क्या वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का नॉमिनेशन सिर्फ पार्लियामेंट से ही हटाया गया है कि स्टेट से भी हटाया गया है? बताइए, थोड़ा सा क्वेश्चन आंसरिंग करते चल रहे हैं तो मजा आएगा ना, आप लोगों का ये भी पता चलेगा कोई सोया तो नहीं है। ओके नहीं, 104वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एग्जैक्टली, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हटाया गया है। अब आप, अच्छा इस चीज में क्लैरिफिकेशन है कि नहीं कि ये पार्लियामेंट से ही हटाया गया है आपके मतलब किससे हटाया गया है, पार्लियामेंट से कि स्टेट से? क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं इसमें, बताइए। अगर कोई नियम आपके लाया गया है कहाँ, पार्लियामेंट में, किसी भी चीज के लिए, तो क्या वो स्टेट पे लागू होगा कि नहीं? कि जो एंग्लो इंडियन का कम्युनिटी से रिलेटेड 104वें संविधान संशोधन आया है तो वो आपकी स्टेट पे लागू नहीं हो रहा है या हो रहा है, बताइए। मेरा सिंपल क्वेश्चन ये है, 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इज एप्लीकेबल ऑन स्टेट और नॉट, यहीं से आपको आंसर निकल के आ जाएगा।
क्योंकि उसकी एप्लीकेबिलिटी ही बता देगी कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी आएंगे और नहीं आएंगे, है कि नहीं? मतलब अगर नहीं एप्लीकेबल है तो नहीं आएंगे। भाई अगर आपका संविधान संशोधन हुआ है तो क्या वो सिर्फ पार्लियामेंट के लिए अलग से होगा, स्टेट लेजिस्लेचर के लिए अलग से होगा? ऐसा कहीं मेंशन है क्या? इज देयर एनीथिंग मेंशन कि अगर बेसिक स्ट्रक्चर का जो कानून है वो सिर्फ आपकी पार्लियामेंट के लिए ही एप्लीकेबल है, स्टेट लेजिस्लेचर का अगर कोई केस हो जाता है तो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है? इज देयर एनीथिंग मेंशन कि अगर 101वां संविधान संशोधन के थ्रू जीएसटी लाया गया है तो वो सिर्फ आपके पार्लियामेंट में ही मेंशन होगा, स्टेट के लिए ही नहीं मेंशन होगा? इस तरीके से कंपैरेटिव स्टडी करिए, आपको खुद आंसर निकल के आते हैं। ऑब्वियसली बात है कि यार अगर संविधान संशोधन वगैरह हो रहे हैं, वो अलग बात है, कुछ एक्सट्रीम केसेस में एक्सेप्शन लिख दिए जाते हैं, जैसे कि 101 संविधान संशोधन में जिस टाइम पे जीएसटी आया था, जीएसटी के अंदर क्या डेफिनेशन लिखी गई थी? क्या? एक्सेप्ट पेट्रोलियम एंड अल्कोहल, ऑल थिंग्स कम्स अंडर गुड्स एंड सर्विसेज, और वो टैक्सेबल होंगी आपकी। यानी कि एक्सेप्ट आर्टिकल में डेफिनेशन लिखी हुई है, बकायदा डेफिनेशन लिखी हुई है आपकी जीएसटी की। एक्सेप्ट अल्कोहल एंड पेट्रोलियम, ये जो चीजें हैं ये आपकी जीएसटी के अंदर नहीं आएंगी। ठीक? तो एक्सेप्शनल कंडीशंस होती हैं जिसमें नहीं होती हैं ये चीजें। अच्छा चलिए ठीक है, मैं क्या बता रहा था आगे। ठीक, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। और इसके अंदर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, वही कि आपकी मतलब जो मेंबर होते हैं ना, जो नॉमिनेटेड मेंबर होता है उसमें डिवाइडेशन होता है। क्या डिवाइडेशन कैसे? एक तो जो आपके 1/3 मेंबर्स होते हैं, ठीक, कितने, अच्छा पहले तो ये बताओ आपको कितने मेंबर नॉमिनेटेड देखने को मिलते हैं काउंसिल के अंदर? आप लोगों से साथ साथ पूछ के चला गया ना, हाउ मेनी मेंबर आर नॉमिनेटेड इन काउंसिल? काउंसिल के अंदर कितने मेंबर नॉमिनेट होके आते हैं? नॉमिनेटेड मेंबर 12 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं मैम। मैं पार्लियामेंट के उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, राज्यसभा की, मैं स्टेट काउंसिल की बात कर रहा हूँ, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की। कितने मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं? नहीं पता है कितने मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं? अरे भाई चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक बेसिक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन तो कर लोगे? एक बेसिक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बताता हूँ, तो उससे आप टोटल नंबर पता लगाना। 1/3 मेंबर, 1/12, 1/12, 1/3, 1/6। ये मैंने आपके क्या कर दिया, डिवाइडेशन कर दिया है। इसको जोड़ दो, आपको पता लग जाएगा कि कितने मेंबर आपके नॉमिनेट होके आते हैं। 1/3 अभी बताऊंगा, 1/3 आपके कहाँ से निकल के आते हैं। 1/3, 1/12, 1/12, 1/3, 1/6। इसको करना जरा मैथमेटिक्स लगा के अपना सी सेट, सी सेट भी तो करना है, लगाओ इसमें सी सेट। 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/12, 1/12 प्लस 1/6, तो कितने मेंबर देखने को आपको मिल जा रहे हैं? बताइए बताइए बताइए। आप तो बता ही नहीं रहे हैं। अच्छा चलिए, इतना इतना एक लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए कि कितने मेंबर आपके गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट करे जाते हैं? सिंपल, ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद मैं आपको सारे क्वेश्चन का आंसर दे दे रहा हूँ। हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय गवर्नर इन स्टेट असेंबली, स्टेट काउंसिल? इतना लास्ट क्वेश्चन, जो कि डायरेक्टली नॉमिनेट करे जाते हैं गवर्नर के द्वारा आपके। ओके, 1/6, 1/6। ओके, 1/6 बाय गवर्नर, एग्जैक्टली 1/6 मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय दी, आपके क्या किस किस किससे नॉमिनेट करे जाते हैं? आपके गवर्नर के द्वारा, ये आपके डायरेक्टली नॉमिनेटेड होते हैं। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखने वाली है, इसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए ठीक है, हम देख लेते हैं अपना आगे कि जो हम चीजें कर रहे थे। ठीक।
ओके, चलिए। तो काउंसिल वाली में मैं क्या बोल रहा था, कि आपके मेंबर नॉमिनेट करे जाते हैं, नॉमिनेटेड भी अलग अलग फील्ड से करे जाते हैं। अलग अलग फील्ड से कैसे कि कुछ आपके आर्ट से निकल के आते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक बाई तीन मेंबर आपके जो इलेक्ट होते हैं इसके अंदर, काउंसिल के अंदर, वो आपके निकल के आते हैं कहाँ से, लोकल बॉडीज से। दीज आर इलेक्टेड मेंबर, जो कि आपकी म्यूनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वगैरह, इन सब से ये आपके इलेक्ट होके आते हैं। देखो, सबसे पहली बात, मैंने जो आपको क्वेश्चन पूछा था ना, और जो मैंने ये आपको बताया था कि 1/3, 1/12, 1/12, 1/3 को जोड़ के बता दो कितना है, ये मैंने सिंपल आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला था। नॉमिनेटेड मेंबर सिर्फ आपके 1/6 ही होते हैं। ये बाकी जितने भी होते हैं वो आपके इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जो कि अलग अलग फील्ड से आते हैं। इसको ध्यान रखो पहले। सबसे पहली बात, सिर्फ 1/6 मेंबर्स ही आपके नॉमिनेट होके आते हैं गवर्नर के थ्रू। बाकी जितने भी मेंबर हैं ये इलेक्टेड होके आते हैं अदर अदर फील्ड से। तो मैंने आपको बोला ही इसलिए था 1/3, 1/12, 1/12, कि आपको कुछ लॉजिक तब भी पता चल जाए, लेकिन आपने तब भी नहीं बताया। तो 1/6 ही मेंबर सिर्फ नॉमिनेटेड होते हैं। लेकिन जो अदर अदर फील्ड से जो इलेक्ट होके आते हैं, मैं बता देता हूँ। 1/3 मेंबर इसके अंदर इलेक्ट होके आते हैं आपके लोकल बॉडीज से, जैसे कि आपकी म्यूनिसिपैलिटीज होगी, ठीक, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वगैरह हो गए, वहां से इलेक्ट होके आएंगे। 1/12 मेंबर आपके इलेक्ट होके आते हैं आपके कहाँ से, मतलब अगर आप देखें तो जो आपके टीचर्स वगैरह होते हैं, टीचर्स या 3 साल मतलब, और 3 साल से आपके स्टेट वगैरह में रह रहे हैं, या सेकेंडरी स्कूल वगैरह के टीचर्स वगैरह जो भी होते हैं, वो नॉमिनेट होके आते हैं, ठीक। और 1/12 मेंबर आपके ग्रेजुएट होके आते हैं, जो कि आपके वहां पे रह रहे हैं 3 सालों से लगभग स्टेट वगैरह में रिसाइड कर रहे हैं, ठीक। 1/3 मेंबर और आपके कहाँ से निकल के आते हैं, जो कि आपकी असेंबली के कोई भी, मतलब स्टेट असेंबली का पार्ट नहीं है, तो उनमें से आपके मेंबर निकल के आ जाते हैं, है ना। मतलब जो आपकी स्टेट असेंबली है वो अब उसका पार्ट नहीं है, तो उनको, वो मतलब वो इलेक्ट होके लेजिस्लेटिव काउंसिल में आ सकते हैं, तो इसको ध्यान रखना। सिर्फ 1/6 मेंबर ही नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, इसको ध्यान रखना। सिर्फ 1/6 मेंबर ही नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, बाकी सब इलेक्टेड मेंबर होते हैं। ओके, तो इसको ध्यान रखिएगा। ड्यूरेशन कितना होता है काउंसिल और असेंबली का, आपको पता है। ड्यूरेशन एक नॉर्मल टर्म का 5 साल होता है, बट इफ अगर कोई भी नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आपका पास हो जाता है सरकार के खिलाफ, तो आपको सरकार गिर जाती है, जो कि सेम अभी हम पार्लियामेंट में पढ़ के आ रहे हैं। तो यानी कि 5 ईयर का टर्म आपका कोई डिफाइंड टर्म नहीं है, बट इट्स अ नॉर्मल टर्म। अगर बीच में सरकार के खिलाफ नॉन कॉन्फिडेंस यानी कि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है संसद में या लेजिस्लेचर में, ठीक, तो सरकार आपकी गिर जाती है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। देर इज एक्सट्रीम कंडीशन, इफ अगर नेशनल इमरजेंसी चल रही है, तो आपकी लोकसभा का और आपके स्टेट असेंबली का जो टेन्योर है वो बढ़ा दिया जाता है। ऑब्वियसली बात है, नेशनल इमरजेंसी के दौरान आपकी सरकार को भंग थोड़ी करा जाएगा। उसके बाद आप, मतलब जैसे जैसे नेशनल इमरजेंसी बढ़ती रहेगी, आपका एक्सटेंड होता रहेगा टेन्योर, जो कि हमने देखा भी। लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्या ड्यूरेशन होता है, ये एक तरीके से अगर आप देखें, इसमें अगर आप देखते हैं, सबसे पहली बात, सेम वही राज्यसभा की तरह, इसमें भी 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर होते रहते हैं, ठीक। यानी कि इसके अंदर जो एक मेंबर है उसका कार्यकाल 6 साल का होता है, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, ये आप अगर देखें तो, अच्छा एक चीज बताइए, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू, क्या ये जो काउंसिल है, ये राज्यसभा की तरह परमानेंट बॉडी है कि नहीं है? It is permanent body or not? Just like Rajya Sabha. It is permanent body or not? बताइए जल्दी, फिर आगे देखना है यार। 8-12 हो गए हैं। काउंसिल नो, क्या बात कर रहे हो? क्या आप इसमें नॉन नॉन कॉन्फिडेंस मोशन करके इसको डिसॉल्व कर सकते हैं? अगर नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो ये डिसॉल्व हो जाएगी। इट इज अ परमानेंट बॉडी अगर ये बन जाती है, तो वो अलग बात है कि आर्टिकल 169 के अंदर इसका क्रिएशन और एबोल्यूशन है, लेकिन जिस टाइम पे क्रिएट हो जाएगी तो आप इसको बीच में भंग नहीं कर सकते हैं ऐसे। ऐसा नहीं है कि आपने इसमें नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पारित कर दिया तो इसका ये भंग कर दिया आपने इसको, काउंसिल को नहीं।
वो एक एक्सेप्शन केस है कि आर्टिकल 169 के थ्रू आप उसको डिसॉल्व और ये क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन क्रिएट करने के बाद आप उसको काफी अच्छे से इसको एबोलिश या डिसोल्यूशन नहीं कर सकते हैं इसका। लेकिन राज्यसभा ये है कि राज्यसभा के क्रिएशन के लिए कोई ऐसा कोई आर्टिकल नहीं है, वो पहले से ही बनी हुई है, उसको भी डिसॉल्व आप नहीं कर सकते हैं। उसका कार्यकाल भी 6 साल का होता है। इसका कार्यकाल भी 6 साल का होता है। बट द बेसिक डिफरेंस इज कि राज्यसभा के एबोलिशन क्रिएशन से रिलेटेड कोई आर्टिकल नहीं है। काउंसिल के रिलेटेड आपका आर्टिकल है, जिस भी स्टेट में जरूरत होगी उस स्टेट में आपकी काउंसिल क्रिएट हो जाती है। द बेसिक डिफरेंस बस यही है कि आपका आर्टिकल उसके लिए प्रेजेंट है, इसके लिए प्रेजेंट नहीं है। ठीक। तो बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी सब चीज आपको सेम ही देखने को मिलेंगी एज लाइक राज्यसभा। ओके। स्पीकर देख लेते हैं असेंबली के। स्पीकर क्या होता है बेसिकली, सेम वही जो अभी हम पार्लियामेंट में देख के आ रहे थे। तो इसलिए मैंने ये स्टार्ट करा क्योंकि इजी हो जाएंगी आप लोगों को। अब मैं क्या पीछे का हवाला देता रहूंगा कि हमने पीछे करा है कि नहीं। स्पीकर आपके जो इलेक्ट इलेक्ट करे जाते हैं वही आपके मेंबर्स में से ही इलेक्ट करे जाते हैं। ठीक। जो स्पीकर होते हैं उनको भी मतलब जिस टाइम पे आपकी असेंबली मतलब मतलब इन द सेंस अगर आप देखें, ये क्वेश्चन बताना यूपीएससी 2018 के स्टेटमेंट है। अगर स्टेट असेंबली चली जाती है मतलब इन द सेंस वो स्टेट असेंबली भंग हो जाती है, तो क्या स्पीकर को अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ेगी इंस्टेंट? मतलब क्या इंस्टेंट आपको परमिशन वो छोड़नी पड़ेगी? जो पोजीशन है स्पीकर को अपनी नहीं छोड़नी पड़ेगी। ओके। तो इसलिए वो अगर आपका ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी 2018 में, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली शैल वैकेट ऑफिस इफ ही सीजेस टू मेंबर ऑफ असेंबली, कि अगर वो मेंबर है असेंबली का और वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भंग हो जाती है तो वो आपका पोस्ट को नहीं छोड़ते हैं जब तक कि न्यू स्पीकर ना आ जाए। ठीक। जब तक कि न्यू स्पीकर उस चार्ज को ना ले ले दूसरी पार्टी का, मतलब दूसरी जो पार्टी है, जो भी पार्टी इलेक्ट होकर आएगी उसका जब तक स्पीकर ना ले। ठीक। ओके। तो और चेयरमैन ऑफ काउंसिल कौन होता है? आप चेयरमैन आपकी काउंसिल के मेंबर्स में ही मतलब आपका क्या होता है चुना जाता है। ध्यान रखना, इसमें ऐसा नहीं है कि बेसिकली जो जैसे आपके वाइस प्रेसिडेंट आपके चेयरमैन होते हैं राज्यसभा, वो राज्यसभा के, तो इसमें ऐसा नहीं है। इसके जो चेयरमैन होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं काउंसिल के मेंबर्स में से ही। ठीक। इनको रिमूव करा जा सकता है। मैं जो इनको रिमूव करा जा सकता है काफी अच्छे से, और 14 दिन का इनको नोटिस सर्व करा जाएगा इनके रिमूवल के रिजोल्यूशन से रिलेटेड। ठीक। ओके। स्पीकर के पास सिर्फ इतनी पावर है असेंबली के काउंसिल से ज्यादा क्या कि वो मनी बिल को डिसाइड करता है। ठीक। कि मनी बिल कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा वो आपको ऑलरेडी पता है। राज्यसभा का चेयरमैन भी नहीं करता है, वो लोकसभा के स्पीकर ही डिसाइड करते हैं। और लोकसभा की उस पर काफी अच्छे से पावर होती है। सेम यहाँ पे भी जो स्पीकर होते हैं असेंबली के वही डिसाइड करेंगे कि क्या मनी बिल है क्या नहीं है, उनका डिसीजन ही फाइनल होता है। ओके। तो आगे देख लेते हैं। आपके डेप्यूटी स्पीकर होते हैं, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ काउंसिल, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ असेंबली। तो डेप्यूटी स्पीकर ऑफ आपके असेंबली वो इलेक्ट होते हैं वही मेंबर्स में से जो आपके मेंबर्स हैं वहां पे। उनको भी रिमूव करा जा सकता है रेजोल्यूशन पास करके। उनको भी 14 दिन का नोटिस सर्व करा जाता है पहले, तब उनके खिलाफ रेजोल्यूशन आता है। ठीक। डेप्यूटी स्पीकर सेम जो हमने पीछे पढ़ा, क्या स्पीकर का स्पीकर नहीं होते हैं तो डेप्यूटी स्पीकर एज ए स्पीकर परफॉर्म करते हैं। ठीक। डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ काउंसिल, डेप्यूटी चेयरमैन भी आपके मेंबर्स में से ही इलेक्ट करे जाते हैं। इनको भी रिजोल्यूशन के थ्रू हटाया जा सकता है। 14 दिन का नोटिस इनको भी सर्व करा जाता है। ठीक। ये भी चेयरमैन की तरह ही ड्यूटी कर सकते हैं अगर चेयरमैन नहीं है वहां पे, एब्सेंट है। ठीक। तो वो चेयरमैन की पोस्ट ले लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। ओके। चलिए ठीक है, ये थोड़ा सा कंपेरिटन चीजें मैंने बता दी हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी पे आ जाते हैं, बैक टू अवर पॉइंट कि पार्लियामेंट्री कमेटी बेसिकली क्या है क्या नहीं है। देखो, एक चीज मैं आपको अभी भी रिपीट कर रहा हूँ, जो इसमें कलेक्टिव प्रिविलेजेस है, इंडिविजुअल प्रिविलेजेस है, जस्ट दोनों सेम है, अभी हमने करी है। कुछ भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। अब उसको रिपीट करने का ना आपको बेनिफिट होगा ना मुझे, है ना, क्योंकि प्रिविलेजेस दोनों की सेम ही है। ठीक। पार्लियामेंट की भी और इनकी भी। ओके। और मनी बिल से रिलेटेड पावर भी इनकी सेम ही है कि मनी बिल को आपको वही डिसाइड करेगा स्पीकर, जो कि अभी हमने पार्लियामेंट में देखा। मैं इसलिए इसको जल्दी करना चाह रहा था क्योंकि ये चीज पार्लियामेंट में हमने करी है और वो फिर दोबारा मेरे को रिपीट करनी पड़ती है, तो अब रिपीट नहीं करनी पड़ेंगी।
क्योंकि हमने ऑर्डिनरी बिल भी देख लिया है, फाइनेंशियल बिल भी देख लिए थे। तो ये जो बाकी सारी चीजें है ना, चाहे आपके प्रिविलेजेस से रिलेटेड चीज है, चाहे आपकी बिल से रिलेटेड या आपकी असेंबली से रिलेटेड, ठीक, मतलब असेंबली इन द सेंस कि आपके इंडिविजुअल प्रिविलेजेस और आपके कलेक्टिव प्रिविलेजेस बोथ आर सेम फॉर स्टेट ऑल्सो। मतलब जो अभी हमने पीछे देखा ना कि अगर कोई भी मेंबर आपके इस मतलब स्पीच दे रहा है तो उसके खिलाफ कोई भी प्रोसीडिंग नहीं हो सकती है, ठीक। बेसिकली इसको ध्यान रखना है ना, ये कि जो कि हमने देखा भी था। ओके, कि मतलब अगर पार्लियामेंट में कोई मेंबर स्पीच दे रहा है, ही हैव राइट टू आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच काफी अच्छे से, ठीक। तो उसके खिलाफ कोई भी प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती है कोर्ट वगैरह में, वो जवाबदेही नहीं होता है। ओके, ठीक है, चलिए। तो बाकी अब मैं इन चीजों को दोबारा रिपीट करूँ तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जस्ट सेशन के स्टार्टिंग में वो चीज हमने देखी है, ठीक। चलिए, और समन, देखो ये भी समन, प्रोरोगेशन, डिसोल्यूशन, कोरम, वोटिंग इन हाउस, ये भी हम देख चुके हैं। तो ये भी हमने पार्लियामेंट में देखा है भाई, समन क्या करना होता है, ठीक। वहां पे सिर्फ इतना डिफरेंस हो जाएगा समन में, पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट समन करता है एक आपकी असेंबली को, यहाँ पे आपके गवर्नर करते हुए दिखेंगे। बस द बेसिक डिफरेंस इज ये कि जो चीज पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट कर रहा है यहाँ पे गवर्नर करेगा, बाकी ऑल थिंग आपकी सेम है, ठीक। ओके, तो इसको ध्यान रखना, ठीक। चलिए, तो इसलिए तो मैं इस चीज को करना चाह रहा था, तभी तो मैंने आपको बोला है कि स्टेट कर लेते हैं, स्टेट बहुत जल्दी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने ये चीज कर लिया पार्लियामेंट में, तो वो सेम ही है। तो पार्लियामेंट्री कमेटी कर लेते हैं, बैक टू अवर चैप्टर नंबर 23, आई थिंक 23 है। हाँ, 23, हाँ 23 पार्लियामेंट्री कमेटीज। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं काफी अच्छे से, उसका ध्यान रखिएगा। चैप्टर नंबर 23 पार्लियामेंट्री कमेटी। अब आपको पता है पार्लियामेंट्री कमेटीज बनाई जाती हैं, एक कुछ तो आपकी फाइनेंशियल कमेटीज होती है, मतलब इन द सेंस कि उसमें डिबेट डिस्कशंस होते हैं उन सब चीजों से रिलेटेड, जो कि आपकी जस्ट लाइक आपकी तमाम तरीके की एथिक्स कमेटी होती है, प्रिविलेज कमेटी होती है ना। मतलब वो जो चीजों को डिसाइड करते हैं एलोकेशन करने के लिए सब चीजों का, है ना। तो अगर मैं डायरेक्टली चीजों पे आऊं तो आपकी फाइनेंशियल कमेटी होती है, फाइनेंशियल कमेटी के अंदर आपकी तीन कमेटीज देखने को मिलती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ठीक। अब इनका क्या काम होता है, कैसे करते हैं, क्या नहीं करते हैं, वो देख लेते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी आपकी 1921 में सेटअप करी गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के थ्रू। अभी इसको 100 साल पूरे हुए थे 2021 में। तो ध्यान रखना, जिस किसी को भी 100 साल पूरे होते हैं चीजों को, 50 साल, 150 साल, 200 साल, 250 साल, 300 साल, 350, 400, 450, 500, ध्यान रखना इन चीजों को। यूपीएससी इज मोर कंसर्न अबाउट दिस थिंग। जिस किसी को भी 50 से ध्यान रख लेना, 50, 100, 150, 200, ठीक। इस तरीके से ये किसी की गोल्डन जुबली ये सब हो रखी है, वो भी ध्यान रखना। तो 1921 में ये सेटअप करी गई थी पार्लियामेंट पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक। एक सेकंड रुकना, ऊपर नहीं इसमें साफ था। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, हाँ ठीक है, चलिए। तो ये आपकी 1921 में सेटअप करी गई थी, 1999 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। इसके अंदर 22 मेंबर होते हैं, 15 मेंबर आपकी लोकसभा से निकल के आते हैं, 7 आपके राज्यसभा से। यूपीएससी इस क्वेश्चन को 2 बार पूछ चुकी है, 2013 में और 2007 में ये स्टेटमेंट 2 बार रिपीट हुआ है, ध्यान रखना। यूपीएससी के स्टेटमेंट ये 2007 में, 2013 में रिपीट हुआ है। क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके चेक कर लीजिएगा, आपको पता चलेगा, ठीक। 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। और जो इन मतलब अगर आप देखें टर्म, जो कितने दिन का देखने को आपको काफी अच्छे से इसमें मिलता है, टर्म इनका देखने को मिलता है 1 साल का। मतलब जो इसके अंदर मेंबर होते हैं उनका 1 साल का टेन्योर होता है बेसिकली। ओके, इसको ध्यान रख लेना। और जो इसके जो चेयरमैन होते हैं 1967 के बाद अगर आप देखें तो काफी अच्छे से चीजें डेवलप करी गई। जो चेयरमैन होते हैं कमेटी के, वो आपको अपोजिशन से देखने को मिल जाते हैं, ठीक। और जो फंक्शन होता है कमेटी का वो होता है कि एग्जामाइन करना जो एनुअल ऑडिट रिपोर्ट होती है कैग की, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की, जो रिपोर्ट निकल के आती है उसको ऑडिट करना। दिस स्टेटमेंट आपका आ चुका है, दिस स्टेटमेंट आस्क्ड बाय यूपीएससी इन 2013 एंड 2012, बैक टू बैक 2012 और 2013 में पूछा जा चुका है, ठीक। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। एस्टिमेट कमेटी भी आपकी 1921 में ही बनी थी, ठीक। लेकिन
वहां पे उस टाइम पे काफी अच्छे से इतना फंक्शन नहीं कर रही थी, तो इसको इंडिपेंडेंस के बाद 1950 में जॉन मताई की रिकमेंडेशन पे इसको दोबारा रिवाइव करा गया, उसको कॉन्स्टिट्यूट करा गया। तो तब से काफी अच्छे से आपको ये देखने को मिलते हैं। इसके अंदर 30 मेंबर होते हैं, जो कि 30 मेंबर सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से देखने को मिलते हैं। इट इज द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, ध्यान रखना, इट इज द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की लार्जेस्ट कमेटी आपको यही देखने को मिलती है। कौन सी? एस्टिमेट कमेटी। यूपीएससी 2014 का स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। राज्यसभा की इसमें कोई भी रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को नहीं मिलती है। इनके मेंबर का टर्म भी 1 साल का ही होता है। ठीक। ये बेसिकली क्या करता है? एस्टिमेट कमेटी आपके एस्टिमेट, जो भी बजट में पैसा लोकेट वगैरह, ये सब पब्लिक एक्सपेंडिचर कैसे है, क्या हो रहा है, इन सब चीजों का आपका क्या करता है? एग्जामाइन करता है चीजों को। बजट और पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक, चीजों को एग्जामाइन करता है, देखता है। ठीक, उनका एनालिसिस करता है कि कहाँ कहाँ पे क्या है क्या नहीं। ठीक। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग क्रिएट करी गई थी 1964 में कृष्ण मेनन कमेटी जी के द्वारा। ध्यान रखना, कृष्ण मेनन जी की कमेटी की ने रिकमेंडेशन दी थी 1964 के अंदर, तो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग आपकी क्रिएट हुई थी। ठीक। 1974 के अंदर इसकी मेंबरशिप को 22 करा गया। 22 मेंबर होते हैं इसके अंदर, अब 15 सेम पब्लिक अकाउंट ऑफ कमेटी की तरह। उसके अंदर भी देखो, आप कंपेयर करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के अंदर में भी 22 मेंबर होते हैं, इसमें भी 22 मेंबर होते हैं। उसमें भी 15 लोकसभा से आते हैं, इसमें भी 15 लोकसभा से आते हैं। उसमें भी 7 राज्यसभा से आते हैं, इसमें भी 7 राज्यसभा से आते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। जो टर्म होता है ऑफिस का वो 1 साल का होता है इनका भी। ठीक। जो चेयरमैन होते हैं कमेटी के, वो अपॉइंट करे जाते हैं आपके स्पीकर के द्वारा उन मेंबर्स में से ही। लेकिन वो मेंबर आपका लोकसभा का होता है सिर्फ, ध्यान रखना। द मेंबर इज ओनली फ्रॉम लोकसभा। जो आपका स्पीकर होता है इसका, वो चेयरमैन होता है कमेटी का। ओके। तो भाई आपका ये कमेटी का ये जो मेन पार्ट है, ये मैंने आपको बताया। डिपार्टमेंटल कमेटी होती है ना। कमेटीज आपकी तमाम कमेटी ऑन पेटिशन होती है, जो कि पेटिशन से रिलेटेड चीजों पे इंक्वायरी करती है। कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस होती है, जो कि आपको पार्लियामेंट में इंडिविजुअल प्रिविलेजेस और कलेक्टिव प्रिविलेजेस मिली हुई होती हैं, उन सब चीजों की इंक्वायरी करती है। ठीक। तो तमाम तरीके की कमेटी देखने को मिल जाती है। कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, जो कि स्क्रूटनाइज करती है आपकी रिपोर्ट वगैरह को हाउस की। ठीक। और उसको पावर होती है काफी अच्छे से कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन भी बनाए, इसके लिए आपके मतलब हाउस वगैरह के लिए काफी अच्छे से, अगर आप देखते हैं। और कमेटी ऑन वेलफेयर, एससी एंड एसटी वेलफेयर से रिलेटेड चीजों को देखती है, एससी एंड एसटी के। ठीक, मतलब यार आपको वो नाम ही सजेस्ट कर देते हैं और क्या ही आप करोगे। ओके। एक चीज ध्यान रखना, मैं लास्ट में एक चीज बता देता हूँ, वरना तमाम तरीके की आपको कमेटी देखने को मिल जाती है। जनरल पर्पस कमेटी, लाइब्रेरी कमेटी, जॉइंट कमेटी ऑन सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर्स। मतलब ऑब्वियसली बात है, हर एक चीजों से रिलेटेड आपको एक कमेटी देखने को मिलेगी, जो कि इन सब चीजों को डिसाइड करेगी। ठीक। ओके। अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल और वाइस प्रेसिडेंट किसी भी पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर हो सकते हैं। एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ध्यान रखना। अटॉर्नी जनरल एंड वाइस प्रेसिडेंट कैन बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटीज। नोटेबल पॉइंट है ये, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ओके। ठीक। 24 आपको स्टैंडिंग कमेटीज देखने को मिलती है, जिसके अंदर 8 आपकी काम करती है राज्यसभा के अंडर, 16 काम करती है आपकी लोकसभा के अंदर, ध्यान रखिएगा। मैं उनके नाम बता देता हूँ, जल्दी से रिपीट कर देता हूँ, कभी आप बोले तो मैं उनके नाम रिपीट कर देता हूँ, जो 8 कमेटी राज्यसभा के अंडर में काम करती हैं। यार वैसे इतना करने की जरूरत तो नहीं है। कमेटी ऑन कॉमर्स, राज्यसभा के अंडर में जो जो काम करते हैं मैं बता देता हूँ। मैं सिर्फ नाम बोले जाऊंगा, कमेटी ऑन आप आगे लगा देना। कॉमर्स कमेटी, होम अफेयर्स की कमेटी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की कमेटी, इंडस्ट्री कमेटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट की कमेटी, और इसकी क्या ट्रांसपोर्ट टूरिज्म एंड कल्चर की कमेटी, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस, लॉ एंड जस्टिस, इन सब की कमेटी आपकी राज्यसभा के अंडर में काम करती है। लोकसभा के अंडर में आपकी काम करती है एग्रीकल्चर की कमेटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिफेंस, एनर्जी, एक्सटर्नल अफेयर्स, फाइनेंस, फूड कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, लेबर, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, रेलवेज, अर्बन डेवलपमेंट, वाटर रिसोर्सेज, केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, रूरल डेवलपमेंट, कोल एंड स्टील, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये जो कमेटीज होती हैं ये आपकी काम करती हैं किसके अंडर में? लोकसभा के अंडर में। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक। तो आपका जो ये है चैप्टर नंबर 23, ये भी आपका खत्म ही हो जाता है, इसमें कुछ है नहीं वैसे। ओके, होता तो मैं आपको जरूर बताता।
इसमें अब हर एक कमेटी के मेंबर्स बता रखे हैं कितने होते हैं कितने नहीं है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, आप 3 कमेटी के मेंबर याद रखो, बाकी अगर मैंने सारे भी बता दिए कि 15 इसमें होते हैं, 10 इसमें होते हैं, आप लास्ट में आपको ये भी नहीं पता होगा कि पार्लियामेंट वो अकाउंट पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने मेंबर होते हैं। ठीक, इन्फॉर्मेशन उतनी, मतलब वही है ना, खाना उतना चाहिए जितना पचा पाओ। आपको मेन इंपोर्टेंट कमेटी के नंबर ही याद नहीं रहेंगे तो बाकी कमेटी का आप क्या याद रख के करेंगे क्या? दिस इज स्मार्ट अप्रोच। याद रखना है तो उसको रखो काफी अच्छे से जो उसकी जरूरत है। अब छोटी छोटी कमेटीज के मैं आपको हर एक के नाम मतलब उसके मेंबर्स बताता जाऊं क्या है क्या नहीं है, ना उससे आपको फायदा होगा ना मेरे को होगा। ठीक, तो भाई आपका पार्लियामेंट्री कमेटी भी खत्म होता है चैप्टर नंबर 28। पार्लियामेंट्री फोरम आपको स्टार्ट होता है, ये भी स्टार्ट होते ही ये भी खत्म चैप्टर है। दो दो तीन लाइन है इसमें जानने वाली, बाकी इसमें कुछ नहीं है। ये मैं लक्ष्मीकांत के अकॉर्डिंग इस वजह से कर रहा हूँ ताकि आपको, अगर जो भी कोई साथ साथ रिवीजन लेके चल रहा हो तो यहाँ पे एक बार सुनने के बाद एक बार खुद अगर वो पढ़ता है तो क्लैरिटी काफी तगड़े लेवल की मिल जाएगी और रिवीजन भी हो जाएगा साथ में। क्या, इसलिए मैं इसके साथ लेके चल रहा हूँ। पार्लियामेंट्री फोरम अगर आप देखने को मिले, फर्स्ट पार्लियामेंट्री फोरम आपको देखने को मिली वोटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट के ऊपर 2005 के अंदर। इस तरीके की 7 पार्लियामेंट्री फोरम आपको देखने को मिलती हैं। ठीक, ओके। और एट प्रेजेंट आपको 8 पार्लियामेंट्री फोरम देखने को मिलते हैं काफी अच्छे से अगर आप देखते हैं। ओके, अभी रिसेंटली एक पार्लियामेंट्री फोरम क्रिएट हुई थी मिलीनियम डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड, मतलब आपको किस तरीके से मिलीनियम डेवलपमेंट गोल को बाद में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के नाम से जानते हैं, है ना। तो ये पार्लियामेंट्री फोरम क्या है, ये आपके मेंबर्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है कि वो इंटरेक्शन करें मिनिस्टर्स वगैरह के साथ जो भी उस चीज से रिलेटेड, मतलब मान लीजिए आप मिलीनियम डेवलपमेंट से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो वो जो मिनिस्टर होगा, मान लीजिए एनवायरमेंट से रिलेटेड आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल पे बात कर रहे हैं तो जो आप मिनिस्टर के साथ काफी अच्छे से वार्तालाप कर पाएंगे, तो ये जो चीज है ये आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रही है। ठीक, काफी अच्छे से कि वो ग्राउंड लेवल के सिचुएशन के बारे में कंसर्न हो और उनके पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हो और फिर वो मिनिस्टर्स के साथ डिस्कस करें उन चीजों के ऊपर, है कि नहीं। इस फोरम के अंदर आपको कौन देखने को मिलता है, इसके अंदर स्पीकर ऑफ द लोकसभा आपको देखने को मिलते हैं, एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होते हैं वो इस फोरम के, ध्यान रखना। ठीक, ओके। तो ये चीज आपको ध्यान रखने वाली है। हर एक फोरम में कम से कम मतलब 31 मेंबर से ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलते हैं। 31 मेंबर के अंदर आपके प्रेसिडेंट और को प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट काउंट नहीं होते हैं, यानी कि आपकी हर एक फोरम के अंदर 31 मेंबर से ज्यादा नहीं देखने को मिलेंगे, बट इसके अंदर प्रेसिडेंट और को प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट काउंट नहीं है। और इसके अंदर आपको 21 जो मेंबर हैं, यानी कि जो 31 मेंबर मैंने बताया इस फोरम के अंदर, उसमें से 21 मेंबर आपको लोकसभा से देखने को मिलते हैं और नॉट मोर देन 10 आपको राज्यसभा से देखने को मिलते हैं, यानी कि 21 से ज्यादा मेंबर लोकसभा से नहीं होने चाहिए, 10 से ज्यादा मेंबर राज्यसभा से नहीं होने चाहिए। ठीक, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ओके, पार्लियामेंट्री फोरम में इतना ही था भाई, बाकी और कुछ नहीं है, तो आपका पार्लियामेंट्री फोरम भी खत्म होता है। ठीक, अब उसने अलग अलग पार्लियामेंट्री फोरम का काम बता रखा है कि पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ का क्या काम है। ऑब्वियसली बात है यार, वो पॉपुलेशन से रिलेटेड कंसर्न चीजों पर बातें करेगी मिनिस्टर से। अब आपको पता है पार्लियामेंट्री फोरम ऑन यूथ, यूथ क्या बेसिकली यूथ पे फोकस करेगी कि उनको किस तरीके से स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड कराना है। अब ये चीज बताने की थोड़ी है, ये चीज तो आपको कॉमन सेंस के भी है कि नहीं। तो ये चीज वैसे भी एक एक पन्ने का सारा चैप्टर है ये 24 में, तो आपको 24 भी खत्म होता है। 25 पार्लियामेंट्री ग्रुप, ये शुरू होने से पहले ही खत्म है, सच बता रहा हूँ, 3 लाइन है इसके अंदर। अच्छा, आज के लिए बहुत है। हाँ यार, चैप्टर तो मैं धड़ाधड़ खत्म हो रहे हैं आपके लक्ष्मीकांत के। ठीक है फिर, धन्यवाद। 1 घंटा हो गया, हाँ।